हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी जनजाति वाला वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम अगली जनजाति धनवार जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आपको कुछ नए फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे, कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। देखिए, आप वीडियो को जो है आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, हमको समझ कैसे आएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हम उससे जो है मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। तो आज की क्लास में हम धनवार जनजाति को कवर करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब जो है हम 10 जून से हमारी CGPSC प्री 2021 के लिए, यानी जो अगले साल PSC होने वाला है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है हमारी 10 जून से प्रारंभ होने जा रही है। पहले क्या होता था, हम पेपर के जो है लगभग 2 से 3 महीने पहले अपनी टेस्ट सीरीज चालू करते थे और उसके बाद जो है डायरेक्ट हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, हम जो सोच रहे, क्योंकि अभी कोविड का भी टाइम चल रहा है, लॉकडाउन भी कहीं कहीं पे लगा हुआ है, सभी कोचिंग संस्थानें भी बंद हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ना लेकर हम टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, ताकि अभी जो हम घर बैठे अपनी तैयारी अच्छी से कर सके। क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और जब भी एग्ज़ाम चालू होंगे लगातार आपके एक एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसलिए जो है हमारी ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है 10 तारीख से। टोटल इसमें 23 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज पूरे टेस्ट है। टेस्ट की पूरी जानकारी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप टेलीग्राम में जाकर CGPSC नॉलेज सर्च कीजिए और वहां से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, या आपको टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्ट क्लिक करके भी आप वहां जाकर टेस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी देख सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप पूरा सिलेबस उसमें दिया हुआ है, आप आराम से उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल टेलीग्राम में दी गई है। तो चलिए चालू करते हैं। हम आज देखते हैं धनवार जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि धनवार जनजाति जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी बोली बोलती है। सबसे पहली चीज़, धनवार जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी बोली बोलती है। यानी ये कौन सी बोली बोल रही, स्थानीय बोली बोल रही है। तो ये जो धनवार जनजाति ये आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। देखिए, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत उन जनजातियों को शामिल किया जाता है जिसमें ऐसी जनजाति जिनकी जो मूल बोली थी वो वर्तमान में उस मूल बोली को भूलकर जो स्थानीय बोली है वो बोलने लग गए हैं। ऐसी जनजाति जो है वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। तो धनवार जनजाति भी जो है वर्तमान में आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो अपनी मूल बोली को भूलकर अब कौन सी बोली बोल रही है, छत्तीसगढ़ी यानी स्थानीय बोली बोल रही। तो आज जो धनवार जनजाति वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आती है। अगर हम इनका निवास स्थान देखें तो मुख्य रूप से जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास है। इनके निवास स्थान जो है उसमें है सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इतने जिलों में जो है वो धनवार जनजाति रहती। फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको मैप में दिख भी रहा होगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद, इतने क्षेत्र में जो है वो धनवार जनजाति के लोग रहते हैं। तो जो ये स्थानीय बोली में जो धनवार लोग रहते हैं, स्थानीय बोली में धनवार को धनुहार या धनुवार भी कहा जाता है। यानी छत्तीसगढ़ी बोली में जो है स्थानीय लोग इनको धनुहार या धनुवार के नाम से भी पुकारते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो धनवार जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 50,995, 50,995 जो है इनकी जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो है 25,723 और महिला की जनसंख्या है 25,272। अगर हम इनकी बात करें, धनवार जनजाति में साक्षरता की बात करें तो इनकी साक्षरता दर है 34.12%, जिसमें पुरुष साक्षरता 41.86% है और महिला साक्षरता 26.25% है। और अगर हम इनके लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 983। तो यानी इन धनवार जनजाति में 1000 पुरुष के मुकाबले 983 महिलाएं हैं। क्लियर है। तो धनवार जनजाति के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि धनवार जनजाति लोगों का निवास स्थान क्या है, ये कौन सी भाषा परिवार में, आर्य भाषा परिवार में छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में बोल रहे हैं, और इनकी जनगणना के हिसाब से हमने देख लिया कि इनकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए धनवार जनजाति जो है मुख्य रूप से दो तरीके के काम करते हैं, कृषि काम भी करते हैं और वन से रिलेटेड भी काम करते हैं। तो धनवार जनजाति के वे परिवार जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है, यानी जिनके खुद की भूमि है कृषि भूमि, वैसे धनवार को किसान धनवार कहा जाता है। यानी ऐसे धनवार जनजाति के परिवार जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है उनको बोलते हैं किसान धनवार। जबकि ऐसे धनवार परिवार जो कि वनोपज का संकलन करते हैं और बांस से निर्मित बर्तन जैसे सूपा, टुकना, चरीहा ये सब बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उसको बनाकर ये बेचते हैं, तो उनको बोलते हैं वनवासी धनवार। तो यहाँ से धनवार जनजाति का आपके कार्य भी पता चल रहे हैं, कृषि से रिलेटेड भी काम करते हैं, वन से रिलेटेड जैसे बांस से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। तो एक होते हैं किसान धनवार जिनकी खुद की कृषि भूमि है, और एक होते हैं आपके वनवासी धनवार जो कि बांस, बर्तन या वनोपज से रिलेटेड चीज़ों को बनाकर बेचते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति जो है वो लोकगीत या नृत्य के समय अपने वाद्य यंत्र नटकी बाजा का प्रयोग करता है। तो आप देख रहे हैं हाथ में ये नटकी बाजा पकड़े हुए हैं, तो नटकी बाजा कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो नटकी बाजा जो है धनवार जनजाति का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा वर्तमान में ये मांदर, ढोलक, झांझ, झुमका, ये मंजीरा ये सब का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है नटकी बाजा धनवार जनजाति से रिलेटेड है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, ये बांस से बने बर्तन भी बनाते हैं, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं इनके विवाह से रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए जब बालक बालिका के विवाह जब बालक बालिका बड़े हो जाते हैं, अपने काम स्वयं करने लगते हैं, तो इसमें जो है पता चल जाता है कि अब ये विवाह योग्य हो गए हैं। तो विवाह योग्य होने पर जो लड़के वाले रहते हैं वो लड़की की तलाश प्रारंभ करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनमें जो वधु मूल्य होता है उसे ये सुख धन या सुख पैसा कहते हैं। तो ये वधु मूल्य को सुख धन या सुख पैसा कहते हैं, जो कि जो वर पक्ष रहता है वो वधु पक्ष को देता है ये मूल्य, जिसे वधु मूल्य या सुख धन या सुख पैसा कहते हैं। धनवार जनजाति में जो विवाह होता है वो 3 दिन का होता है। पहले दिन चुलमाटी होता है, दूसरे दिन देवतला पूजा या कलश सजावट, हल्दी खेलने का कार्यक्रम, ये सब दूसरे दिन होता है। तीसरे दिन जो होता है तेलवाही का कार्यक्रम होता है, जिसमें जो है आपस में जो सगे संबंधी रहते हैं परिहास करते हैं और एक दूसरे को जो है हल्दी लगाते हैं। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब बारात निकलती है, यानी लड़के वाले जब लड़की वालों के घर बारात लेकर जाते हैं, तो जो पुरुष रहता है यानी लड़का जो रहता है वो विवाह के समय क्या पहनता है? लड़का जो है विवाह के समय कुर्ता और धोती पहनता है, जबकि जो दुल्हन रहती है वो साड़ी, ब्लाउज या कोई भी विशिष्ट श्रृंगार करती। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दुल्हन रहती है वो अपने सिर पर मोर लगाती है। मोर का मतलब वो छिंद पत्तों का बना होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप लड़की को देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो पीछे तरफ लड़की है उसने सिर पर जो है ऐसे पंख टाइप का कुछ लगा है, वो छिंद पत्ते का बना मोर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोर जो है वो धनवार जनजाति की महिलाएं लगाती है विवाह के समय। क्लियर है? तो आपको यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये फोटो भी लगाया हूँ। इसके अलावा इनमें जो है ममेरे फुपेरे विवाह, उड़रिया विवाह, ढुक्कू या पुनर्विवाह ये सब भी होता है। यहाँ अगला देखते हैं हम यहाँ पर धनवार जनजाति के बारे में, कि एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं यहाँ पर जिसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला मैं फ़ोटो लगाया हूँ, कि जब धनवार जनजाति का विवाह होता है जिसमें, तो जो लड़का रहता है विवाह के समय धनुष लेकर जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। तो धनवार जनजाति का जो लड़का रहता है, वर रहता है, वो विवाह के समय धनुष लेकर जाता है या धनुष लेकर आता है, आप ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, जिसे इन लोग चुड़ियाही कहते हैं, जिसमें या आप बोल लीजिए जब पति की मृत्यु हो जाती तो विधवा विवाह होता है, उसको चुड़ियाही बोलते हैं। इस जनजाति में तलाक का भी चलन है। अगर पत्नी दुष्चरित्रवान हो जाती है, संतान पैदा ना करने से मना कर देती है या किसी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है, तो ऐसे में जो है उसका जो है तलाक भी हो सकता है। आगे देखते हैं इनमें मृतक संस्कार इम्पॉर्टेंट है। धनवार जनजाति में जो है अगर किसी की मृत्यु होती है तो शव को दफनाया जाता है, और जब शव को दफनाया जाता है तो जब गड्ढा खोदा जाता है तो जब उस गड्ढे के चारों ओर शव को लेकर 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं, और इसको उस समय ये बोला जाता है जो भी मृतक रहता है कि ये आपकी अंतिम शादी है।
यानी उस गड्ढे को जहाँ पे उस शव को दफनाया जाना उसके चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाते हैं और ये वहाँ पर उस समय ये बोला जाता है कि यह आपकी अंतिम शादी है। मृत्यु के पश्चात 3 दिन तक घर में भोजन नहीं पकता, यानी जिस समय मृत्यु होती है 3 दिन तक वहाँ पे घर में कोई भी भोजन नहीं पकाया जाता। घर के लोगों को मित्रों के यहाँ से भोजन प्राप्त होता है। दूसरा, धनवार जनजाति में कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं होता, बल्कि क्वार के महीने में मृतक के स्वर्गारोही होने के दिन में, जैसे मान लीजिए सोमवार को उसकी मृत्यु हुई है या मंगलवार को या बुधवार को कभी भी हुई है, तो क्वार के महीने में उसी दिन में जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पर एक अपनी ही जनजाति या जाति के एक व्यक्ति को भोजन करा दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है क्वार महीने में मृतक के स्वर्गारोही होने के दिन में अपनी ही जाति के एक व्यक्ति को ये भोजन कराते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इनके कुछ अलंकरण कला है। जैसे कि आपको पता है कि धनवार जनजाति जो है जब हरेली अमावस्या आती है यानी सावन महीने की अमावस्या, तो उस समय जो महिलाएं रहती है वो मकान की दीवारों पर गोबर व गेरुए से सवनाही चित्र का अंकन करती, गोबर व गेरू से सवनाही चित्र का अंकन करती है। यानी उस समय जो होता है उस दिन जादू टोने की भी मान्यता रहती है, तो वो चित्रों में भगवान का चित्र ये सब बनाया जाता है ताकि जो है बुरी नज़रों से उसके घर को बचाया जा सके। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है जो सावन माह की हरेली अमावस्या के अवसर पर महिलाएं सवनाही का चित्रण करती है। इसके अलावा जब नए घर का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर भी मिट्टी से जो है पशु पक्षी, फल पत्ते, बेल या पेड़ पौधे, इन सब का भी चित्र का अंकन किया जाता है मिट्टी से। उसको बोलते हैं नौह डोहरा अलंकरण। ये आपको याद रखना है, हरेली के दिन सवनाही का अंकन होता है, जबकि नए घर के बनने पर नौह डोहरा का अलंकरण होता है, जिसमें पशु पक्षी, बेल बूटे या पेड़ पौधे इन सब की मूर्तियाँ बनाई जाती है, फोटो बनाई जाती है। क्लियर है? इसके अलावा जो है जो धनवार जनजाति के महिलाओं में गोदना की परंपरा अनिवार्य होती है, महिलाओं को गोदना किया जाता है। आगे निषेध जब पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको गोदना के बारे में कुछ और भी जानकारी दूंगा। आगे देखते हैं, धनवार जनजाति के लोग बांस शिल्प के अंतर्गत बांस की चटाई एवं अनाज रखने की बड़ी बड़ी डलिया यानी जो टोकरी रहते हैं उसका निर्माण करते हैं। याद रखें, धनवार जनजाति के लोग बांस की चटाई व बड़ी बड़ी अनाज रखने की जो बड़ी बड़ी टोकरी या डलिया बनाते हैं। इनमें जो है छोटी टोकरी बनाना वर्जित होता है, यानी निषेध होता है। ये लोग छोटी टोकरी बनाने का काम नहीं करते, निषेध है उनमें। क्लियर है? इसके अलावा जो है इनमें बांस से धनुष बनाने की भी परंपरा है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया। आगे देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। जैसे कि आपको पता ही, मैंने आपको बताया कि धनवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं और इसके अलावा बांस से बने चीज़ों का भी निर्माण करते हैं, धनुष भी बनाते हैं, बांस की टोकरी भी बनाते हैं। इसके अलावा सूपा, झउआ, टुकना ये सब भी बनाते हैं और महुआ के सूखे फल से कच्ची शराब बनाकर ये उसका भी सेवन करते हैं। तो ये कृषि प्रधान जनजाति भी है, शिल्पकार जनजाति भी है, यानी कृषि भी कार्य करते हैं, शिल्प से बने, बांस से बने चीज़ों का भी निर्माण करते हैं और वनोपज का संकलन करके उसको बेचते भी हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो धनवार जनजाति के कुछ प्रमुख त्यौहार देखें तो धनवार जनजाति के लोग जो है अक्ति मनाते हैं, हरेली, कर्मा, नवाखाई, छेरछला ये सब बनाते हैं। लेकिन जो इनका प्रमुख एक और पर्व है वो है गौरा महोत्सव। गौरा महोत्सव जो मुख्य रूप से सरगुजा के आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है, ये अघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पौष माह की पूर्णिमा तक चलता है। तो गौरा महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है इससे क्वेश्चन। तो गौरा महोत्सव धनवार जनजाति का एक प्रमुख पर्व है जो कि अघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पौष माह की पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें गौरा यानी महादेव और गौरी यानी पार्वती का विवाह का नाटकीय रूप रूपांतरित किया जाता है, यानी उनके विवाह की प्रदर्शनी वहाँ पे दिखाई जाती है। इसके अलावा ये सावन माह की पुन्नी में पोला और जो मुख्य रूप से पितृपक्ष, ये सब जात्रा, ये सब ये त्यौहार इन लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं इनके कुछ और एक प्रमुख त्यौहार जो हम बहुत कम सुनते हैं लेकिन पेपर में आ सकता है, वो है बिदरी पूजा या विदरी पूजा। मुख्य रूप से इसे बिदरी पूजा कहा जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह की किसी भी तिथि में आयोजित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, बादल के साथ साथ धरती एवं अन्न की भी पूजा की जाती है। बिदरी पूजा यानी बादल की पूजा ज्येष्ठ माह के किसी भी तिथि में होता है, जिसमें धरती, अन्न व बादल की पूजा होती है।
हरेली आपको पता ही है, सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है। बैलों का विशेष ध्यान होता है, कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। इसके अलावा नवाखानी फसल एवं पितृ पूजा का त्यौहार है, जो कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की कोई भी तिथि को मनाते हैं इन लोग। इसमें नया फसल आने पर देवी देवता को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जमवारा एक धार्मिक पर्व है, जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, क्वार और दूसरा चैत्र के महीने में, और दोनों ही महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से 9वें दिन तक ये मनाया जाता है। और इसमें जो है देवी की मड़िया में थोड़ी जमीन खोदकर जवारा यानी गेहूं के बीज के पौधे भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें सोहराई नामक त्यौहार भी मनाया जाता है। क्वार माह की अमावस्या से जो प्रारंभ होकर कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी लगभग 15 दिनों का सोहराई नामक पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, रात को जो है मंत्र पढ़े जाते हैं, और इनका मानना है कि रात को ये मंत्र पढ़ने से जो जड़ी बूटियां हैं वो उगेंगी, तो ये जड़ी बूटियों को जगाते हैं। इसके अलावा घसिया देवी पूजा भी अगहन माह में इन लोग करते हैं, जब ये जंगल के घास काटने के पहले किया जाता है, क्योंकि जंगल में जब ये घास काटने जाते हैं तो वहाँ पर शेर आ सकता है, सांप आ सकता है, तो उन सब से बचाव के लिए घसिया देवी की पूजा करके जाते हैं। इसके अलावा ये छेरछेरा त्यौहार भी पौष महीने में मनाते हैं। इसके अलावा ये फागु पर्व मनाते हैं, यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है, जिसमें ये लोग जो है रात को होली जलाते हैं और दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं। तो फागु पर्व यानी एक प्रकार का होली जो है फाल्गुन माह में मनाया जाता है। अगला इनमें निषेध देखते हैं, तो ये जो है ये अन्य जनजातियों के समान ही क्या होता है, महिलाओं का शव यात्रा में जाना इनमें निषेध होता है। इसके अलावा धनवार जनजाति के पुरुष बिना गोदना गुदवाए स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीते। जैसे कि मैंने बताया गोदना क्यों इंपॉर्टेंट है महिलाओं का, क्योंकि धनवार जनजाति के पुरुष जो रहते हैं वह ऐसी महिला के हाथ का पानी नहीं पीते जो कि गोदना नहीं गुदवाए होते। क्लियर है। इसके अलावा इनमें बांस की छोटी डालियां या पंखा बनाना वर्जित होते हैं, यानी बांस की छोटी टोकरी और बांस के बने पंखे ये नहीं बनाते। अगला देखते हैं, धनवार जनजाति में जो पंचायत होती है, जातिगत पंचायत, उसके जो प्रमुख होते हैं उसको बोलते हैं मुखिया। कहीं कहीं पर मुखिया को धनिया भी कहा जाता है। तो धनवार जनजाति की जाति पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको मुखिया या धनिया कहा जाता है। और जो ये होते हैं ये भी पद वंशानुगत होता है। जो भी मामले होते हैं, चाहे विवाह से रिलेटेड हो, संपत्ति से रिलेटेड हो, वो इन्हीं के पास आते हैं। इनमें भी महिलाओं का जो है प्रवेश कम होता है, केवल जब उनकी ज़रूरत होती है तभी उनको बुलाया जाता है। और इनमें भी जो मुखिया होता है उसका पद वंशानुगत होता है। तो यहाँ पर हमने धनवार जनजाति से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।